हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस डिस्कस करने वाले हैं हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th फिज़िक्स। ऑलरेडी हमने इस सीरीज़ के अंदर 4 वीडियो के माध्यम से पास्ट ईयर के क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं। जिन्होंने भी वो वीडियोज़ नहीं देखा है, मैं रेकमेंड करूँगा आप एक दफ़ा देख लीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो जाए इस चैप्टर के लिए, और फिर आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन जो आपसे आज पूछा हुआ है, इसमें इन्होंने कहा है इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बताओ, साथ में एक्सप्रेस करो इसी चीज़ को पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की टर्म में। यानी कि पावर के फॉर्मूले को पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की टर्म में समझाना है। क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में बोला हुआ है एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज रेटेड एट 2 एम्पियर, व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट। तीसरे हिस्से में बोला हुआ है एक न्यूमेरिकल है कायदे से, तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आते हैं अपने पहले सवाल के जवाब पे। पावर होता क्या है? देखिए, जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है उसी को हम कहते हैं पावर। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो आपको ये बात पता है कि कोई काम करना है तो आपको उसके लिए एनर्जी चाहिए, और अगर आपको एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी आप जितनी जल्दी इस्तेमाल कर लोगे वो आपके पावर को डिफ़ाइन करता है। मान लीजिए कि आपको एक ईंट उठाना है, उसके लिए आपको 10 जूल एनर्जी की ज़रूरत है। अगर आपने 10 जूल एनर्जी कंज्यूम किया तो आप वो ईंट उठा के 10 जूल का वर्क करोगे। मगर कितने देर में आप उस ईंट को उठाते हो, यानी कि अपने उस 10 जूल एनर्जी को कितनी जल्दी खर्च करते हो, ये आपके पावर को दर्शाएगा। यानी टाइम पीरियड कम लगा उस एनर्जी को इस्तेमाल करने में तो पावर ज़्यादा, टाइम पीरियड ज़्यादा लगा तो पावर कम। यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर आप ये कह लीजिए रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज ऑल अबाउट योर पावर। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन एनर्जी सोर्स और रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक सर्किट के अंदर एनर्जी कितनी जल्दी कंज्यूम होता है, किस रफ्तार से कंज्यूम होता है, इसी को हम पावर कहते हैं। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, जैसा मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। या फिर आप यूँ कह लीजिए एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। समझ गए इस बात को? तो ये आपके 2 फॉर्मूलेज थे। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से पावर को पोटेंशियल और करंट, साथ में पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पावर को पोटेंशियल और करंट की टर्म में रिप्रेजेंट करें। बड़ा सिंपल होता है, पावर इज़ इक्वल टू V इंटू आई। समझ गए? और अगर आपको इसे पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ये आपके 2 फॉर्मूले होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, जहां आपसे बोला हुआ है कि अगर एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज जिसको आप रेट करोगे तो रेटिंग आएगी 2 एम्पियर। इससे आप क्या समझते हो? तो इससे हम समझते हैं कि मैक्सिमम करंट जो कि फ्लो कर सकता है उसके अंदर से वो है 2 एम्पियर। अगर उसके बाद भी आप ज़्यादा करंट फ्लो कराते हो तो फ्यूज़ जो है वो मेल्ट कर जाएगा, करंट को अगर एक्सीड कराया 2 एम्पियर से ज़्यादा तो। समझ गए इस बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के तीसरे हिस्से में बोला हुआ है कि एक इलेक्ट्रिकल आयरन है जिसकी कैपेसिटी 1 किलोवाट की है। ओके, 220 वोल्ट पोटेंशियल पे वो ऑपरेट कर रहा है। आपसे पूछा हुआ है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज दैट रेस्पेक्टिवली रेटेड एज 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर कैन बी यूज्ड। यानी कि इस आयरन में आप इनमें से कौन सा फ्यूज़ लगाना पसंद करोगे। तो आइए इसको सॉल्व करें। जैसा उसके पावर के बारे में आपसे कहा गया है 1 किलोवाट, तो उसको कन्वर्ट कीजिए वॉट में, 1000 वॉट हो जाएगा। पोटेंशियल है 220 वोल्ट। जो करंट आप उसके अंदर से ड्रॉ करोगे, यानी जितना करंट वो कंज्यूम करेगा, वो होने वाला है पावर डिवाइडेड बाई पोटेंशियल। अभी मैंने आपको करंट और पोटेंशियल की टर्म में पावर का फॉर्मूला समझाया है। आई होप आपको ये चीज़ याद है। अब पावर की वैल्यू 1000 पुट कीजिए, पोटेंशियल 220 पुट कीजिए।
इनको आप कट कर लीजिए और ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगी 4.54 एम्पियर, यानी कि उस आयरन को 4.54 एम्पियर करंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसे वैल्यू को ओवरऑल सॉल्व करोगे, अप्रॉक्सीमेट नहीं बल्कि एग्जैक्ट लेने की कोशिश करोगे, तो 5 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। समझ गए इस बात को? डिस्कस करते हैं अगला सवाल, जहां आपसे हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला पूछा हुआ है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आपके लिए क्वेश्चन एक बार लेंदी में दिखा देता हूं। और ये क्वेश्चन है जहां पे आपसे पूछा हुआ है कि भाई हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, करंट एंड टाइम पीरियड। बड़ा सिंपल आंसर है, आप इसको सीधा लिख सकते हैं। चलिए सवाल के अगले हिस्से में पहुंचे, जहां आपसे बोला हुआ है स्टेट डिफरेंस बिटवीन द वायर यूज्ड इन द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर एंड अ फ्यूज वायर। देखिए, एक हमारे पास फ्यूज़ वायर है, एक हीटर के अंदर हम तार लगाते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होने वाला है ये आपसे पूछा हुआ है। तो जो तार आप इस्तेमाल करते हो हीटर के लिए, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सोच के देखिए, हीटर गर्म ही इसलिए हो पाता है क्योंकि जो तार है ना वो हाई रेजिस्टेंस का होता है, यानी कि करंट वो कॉन्टीन्यूसली लेता जाता है मगर वो मेल्ट या ब्रेक नहीं होता, बल्कि वो हीट होता चला जाता है। लेकिन जब हम फ्यूज़ में तार का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत लेस रिएक्टिव या फिर आप यूँ कह लीजिए लेस रेजिस्टेंस का तार होता है, यानी कि थोड़े से करंट पे भी वो फ्यूज़ हो जाता है। समझ गए? तो ये दोनों का फ़र्क होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। अगेन, आपके हीटर में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला वायर होता है, वेयर एज आपके फ्यूज़ में लेस वाला। समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ आपसे बोला हुआ है कि ये 3 आपके पास डायग्राम है, इनके अंदर तीनों वायर के बारे में इन्होंने बताया है। आप देख लीजिए ध्यान से, ये जो वायर है इसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। दूसरे वायर का लेंथ 2 टाइम्स L है, यानी कि इससे 2 गुना ज़्यादा बड़ा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 है। तीसरे वायर के अंदर आपने लेंथ को आधा कर दिया पहले के कंपैरिजन में, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया। समझ गए इस बात को? तो आपसे बोला हुआ है कि इनमें से किसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो आइए एक एक करके इन तीनों फिगर के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस निकालें। अगर हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है R = ρL/A। अगर मैं पहले के रेजिस्टेंस को निकालूं तो यहाँ पे मैं लिखूँगा R1 = ρL/A, क्योंकि इसकी लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है R2। इसको मैंने R2 माना है, इसके रेजिस्टेंस को। इज़ ऑलवेज इक्वल टू रो, क्योंकि तीनों का तीनों सेम मटेरियल से बना है, तो जो रेजिस्टिविटी है वो सेम है। लेंथ की जगह हमने लिखना है 2L, क्योंकि लेंथ यहाँ पर 2L मेंशन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A/2। ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा 4 टाइम्स R1, यानी कि इस वाले वायर के कंपैरिजन में इसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना ज़्यादा है। इस बात को समझ लिया आपने? ओके, अब हम सवाल के तीसरे हिस्से में डिस्कशन शुरू करते हैं, जहां आपसे बोला हुआ है रेजिस्टेंस निकालो। अगेन यहाँ पे भी रेजिस्टेंस L/2 पुट करेंगे लेंथ की जगह, बाकी चीज़ें अपनी जगह एज इट इज़ है। एरिया की जगह 2A पुट करेंगे और यहाँ पे निकल के आएगा R1 का 1/4। तो आपने देखा सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है R2 के केस में, उसके बाद रेजिस्टेंस है R1 के केस में, और उसके बाद रेजिस्टेंस है R3 के केस में। ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे। और अब मेरा साथ ख़त्म, और ये स्क्रीन पे दिए गए क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस मैं इसलिए प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपकी रिटन प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो पाए बेस्ड ऑन द क्वेश्चन विच आई हैव डिस्कस्ड। सो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।